नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2001 ये वो दिन था जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पे एक आतंकवादी हमला होने जा रहा था। और इस अटैक की प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी। अटैक को करने के लिए 4 प्लेन्स हाईजैक किए गए थे, जिसमें से पहला था अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11, यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175, अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 और चौथी फ्लाइट थी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 93। और इसके साथ ही 19 हाईजैकर इस अटैक में शामिल थे, जिसमें 15 सऊदी अरब से थे, 2 यूएई, 1 लेबनान से और 1 इजिप्ट से था। और इस हमले की जिम्मेदारी ली थी आतंकी संगठन अल-कायदा ने। यह हमला होने जा रहा था दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और व्हाइट हाउस पर। आपको बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंगों में से एक मानी जाती थी, जिसमें 110 फ्लोर थे। और इस हमले की साजिश रची थी अफगानिस्तान में बैठे अल-कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन ने। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने का जो आइडिया था वो खालिद शेख मोहम्मद का था। खालिद शेख मोहम्मद इस आइडिया को लेकर आया था और उसने इस आइडिया को अल-कायदा तक पहुंचाया था। 9/11 के आतंकी हमले में मरने वालों में 93 देशों के 2977 नागरिक शामिल थे। 11 सितंबर की सुबह 8 बजे अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 ने बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस जाने के लिए उड़ान भरी थी। इस प्लेन में टोटल 92 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें 11 क्रू मेंबर थे और 81 पैसेंजर थे। लेकिन उड़ान भरने के 15 मिनट बाद 5 हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। तब यात्रियों को पता चलता है कि 92 लोगों में से 5 भी हैं जिन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। कुछ देर बाद एक मोहम्मद अटा अपने साथियों के साथ कॉकपिट में घुस जाता है। पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनकर वो अपने हाथों में ले लेता है। मोहम्मद अटा को प्लेन उड़ाना भी आता था और उसने प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग अमेरिका में ली थी। मोहम्मद अटा इजिप्ट का रहने वाला था और उसकी उम्र 33 साल थी। कुछ देर बाद 8:46 पर हाईजैकर्स प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर मोड़ देते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में प्लेन को क्रैश कर देते हैं। नॉर्थ टावर में भयंकर विस्फोट हुआ और आग लगने लगी। चारों तरफ धुआं ही धुआं होने लगा। लोग इधर उधर भाग रहे थे, हर चेहरे पे डर था। इस हमले ने अमेरिका को पूरी तरह बदल दिया। जब ये हमला हुआ था उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा के बुकर एलिमेंट्री स्कूल के कार्यक्रम में गए हुए थे। जैसे ही वे क्लास में बच्चों से बात शुरू कर रहे थे, तभी व्हाइट हाउस के चीफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड बुश को बताते हैं कि प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गया है। बुश इस खबर को सुनकर चुपचाप बच्चों से बातें करते रहते हैं। उन्हें लगा कि हो सकता है शायद पायलट को हार्ट अटैक आ गया हो और जिस वजह से प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकरा गया। उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर भयंकर आग लग रही थी। लेकिन तभी 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 को भी 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर दिया। हाईजैकर्स ने इस प्लेन को भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मोड़ दिया और प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में बड़ी तेज़ी से टकरा दिया। इस प्लेन ने सुबह 8:14 पर उड़ान भरी थी, लेकिन 28 मिनट बाद इस प्लेन को भी 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया था। हाईजैकर्स ने इस प्लेन के पायलट और को पायलट को मार दिया था और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पर टकरा दिया। इस दूसरे अटैक की खबर एंड्रयू हिल कार्ड बुश को देते हैं और उन्होंने उनके कान में चुपके से कहा कि अ सेकंड प्लेन हिट सेकंड टावर, अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश खामोश रहे और कुछ देर तक क्लास में बच्चों से कंटिन्यू बात करते रहे। इसी बीच एक और बुरी खबर आई कि 2 प्लेन और हाईजैक हो चुके हैं। एक थी अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 93। फ़्लाइट 77 ने वाशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ देर बाद 8:54 पर इसने अपना रास्ता बदल दिया। इसमें भी 5 हाईजैकर्स मौजूद थे, जो कुछ देर बाद ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुस गए और फ़्लाइट 77 को भी हाईजैकर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरी फ़्लाइट 93 थी, जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। इसमें भी 4 हाईजैकर्स मौजूद थे। हाईजैकर्स दोनों फ्लाइट को अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी की ओर मोड़ लेते हैं। वाशिंगटन डीसी से कुछ ही दूरी पर पेंटागन बिल्डिंग है, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है। हाईजैकर्स का दूसरा निशाना यही बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी। कुछ देर बाद हाईजैकर्स ने फ्लाइट 77 को पेंटागन बिल्डिंग की तरफ मोड़ दिया और 9:37 पर यह प्लेन पेंटागन बिल्डिंग पर क्रैश हो गई।
अमेरिका पे यह बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था और आगे और नुकसान न हो, इसलिए अमेरिका के सारे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। अमेरिका के जितने भी प्लेन उड़ रहे थे उनको ये आदेश दिया गया कि सभी अपने नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड करें। अमेरिका की हालत उस समय और बिगड़ गई जब 9:59 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में आग लगने से पूरी बिल्डिंग खत्म होकर नीचे गिर गई। उधर चौथी हाईजैक फ्लाइट 93 का टारगेट व्हाइट हाउस और यूएस कैपिटल बिल्डिंग था। फ्लाइट 93 के यात्रियों को पता चल गया था कि प्लेन हाईजैक हो गया है और इसको भी हाईजैकर्स क्रैश कर देंगे। कुछ देर बाद पैसेंजर का हाईजैकर से झगड़ा होने लगा और प्लेन का कंट्रोल हाईजैकर से छूटकर फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिरकर क्रैश हो गया। 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी आग लगने से नीचे गिर गया। इस हमले में 3000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। मरने वालों में 57 देशों के लोग शामिल थे। पूरी बिल्डिंग करीब 2 घंटे में मलबे में तब्दील हो गई। यही वो दिन था जब लादेन दुनिया की नज़रों में आया। इससे पहले लादेन को लोग जानते थे लेकिन कम लोग जानते थे, लेकिन इस हादसे के बाद पूरी दुनिया लादेन को जानने लग गई। ये अटैक बड़े लंबे समय से प्लान किया जा रहा था, लेकिन इसकी शुरुआत 1973 में हुई। 1933 से 1973 तक अफगानिस्तान पर राजा जहीर शाह ने शासन किया था, लेकिन 1973 में उनके चचेरे भाई मोहम्मद दाऊद खान, उन्होंने सेना और कम्युनिस्ट के समर्थन से तख्ता पलट करके उनको गद्दी से हटा दिया और खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। मोहम्मद दाऊद खान कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और उनके सोवियत संघ से अच्छे रिश्ते थे। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपना निवेश भी किया था और दाऊद खान को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन दाऊद खान नहीं चाहता था कि इन दोनों के युद्ध में अफगानिस्तान को कोई नुकसान हो और इसलिए दाऊद खान अमेरिका से भी रिश्ता बनाने लग गया। यह देख सोवियत संघ दाऊद खान से नाराज होने लगा और साथ ही अफगानिस्तान की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी दाऊद खान से नाराज होने लगी। इस बात से नाराज चल रहे कम्युनिस्ट पार्टी ने दाऊद खान पे हमला कर दिया। दाऊद खान के महल पर आग लगाकर उनके पूरे परिवार के साथ उन्हें जिंदा जला दिया। इसके बाद अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बने नूर मोहम्मद तारकी। सोवियत संघ को यह डर सता रहा था कि कहीं अफगानिस्तान हमारे हाथ से न निकल जाए। इस पर सोवियत संघ ने 24 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान पर हमला करके वहां अपनी सेना लगा दी। दूसरी तरफ मुजाहिदीन ने सोवियत संघ के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। मुजाहिदीन सोवियत संघ को अफगानिस्तान से हटाना चाहते थे। यह वो दौर था जब सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान सरकार की तरफ से अफगान मुजाहिदीनों के खिलाफ जंग लड़ी थी। इसके पीछे मकसद अफगान में सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार को मुजाहिदीनों के खिलाफ लड़ने में मदद पहुंचाना था। सोवियत संघ के इस फैसले का तुरंत विरोध दिखने लगा और फिर इस युद्ध में अमेरिका भी कूद गया। अमेरिका भी पाकिस्तान की मदद से अफगान मुजाहिदीनों को लड़ाई करने के लिए तैयार करने लग गया। इन्हें पाकिस्तान और चीन की मिलिट्री से ट्रेनिंग दिलाई गई। साथ ही इनके लिए हथियारों पर अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब समेत तमाम देशों ने अरबों डॉलर खर्च किए थे। इस युद्ध में करीब 10 लाख लोग मारे गए और उससे कहीं ज़्यादा लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। इस युद्ध में सोवियत संघ के कम से कम 15,000 सैनिक भी मारे गए और अमेरिका ने सोचा यह अच्छा मौका है सोवियत संघ को सबक सिखाने का। अमेरिका भारी मात्रा में मुजाहिदीनों को हथियार सप्लाई करने लग गया और यहीं से जिहादी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी ला दी। उधर सऊदी अरब ने सोचा कि अगर सोवियत संघ का नियंत्रण बाकी अरब देशों पर हो गया तो इससे इस्लाम पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। इसलिए सऊदी अरब और कई मिडल ईस्ट के देश से कई लोगों ने मुजाहिदीन को ज्वाइन किया और इन्हीं में से एक था ओसामा बिन लादेन। फिर 1987 में सोवियत संघ ने कुछ आंतरिक कारणों के कारण अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी का फैसला लिया। 15 मई 1988 में सैनिकों की वापसी शुरू हुई और 15 फरवरी 1989 को आखिरी सेना अफगानिस्तान से वापस हो गई। कुछ सालों बाद यही मुजाहिदीन, जिसको पहले अमेरिका का सपोर्ट मिला था, वो अब अमेरिका का दुश्मन बन चुका था। मुजाहिदीन का कहना था कि अमेरिका को गल्फ वॉर में इंटरफेयर नहीं करना था और ईरान और इराक पर अमेरिका के अटैक से लादेन अमेरिका का और भी बड़ा दुश्मन बन चुका था। लादेन अमेरिका से इस बात से भी नाराज़ था कि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा था और इसके बाद ओसामा बिन लादेन ने अल कायदा संगठन को बनाया। उधर अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बना ली थी, इसलिए ओसामा अफगानिस्तान आ गया। यहीं से उसने अल कायदा जैसे संगठन को चलाना शुरू किया। लादेन ने 9/11 हमले के लिए पाकिस्तान से 19 को चुना। इन सब की ट्रेनिंग 1999 में ख़त्म हुई थी।
मार्च 2001 तक सब छोटे छोटे ग्रुप में अमेरिका भेज दिए गए थे। इनमें से कुछ ने अमेरिका में फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली थी। FBI की रिपोर्ट के अनुसार हाजी हजूर और नवाब अल हाजमी नाम के 2 हमले से काफ़ी पहले अमेरिका पहुंच गए थे। ये दोनों न्यू जर्सी में रह रहे थे। हंजूर ने यहाँ प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली थी। सभी 19 ने अमेरिका में लीगल तरीके से एंट्री करी थी। ओरिजिनल पासपोर्ट और वीज़ा के साथ ये सभी 19 लोग अमेरिका आए थे। इस हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका सहित कई देशों ने एकजुट होकर काम किया। 9/11 के 9 दिन बाद अमेरिका प्रेसिडेंट बुश ने आतंकवाद के खिलाफ वॉर ऑन टेरर का ऐलान कर दिया। There's an old poster out west, as I recall, that said "Wanted, dead or alive." इसके बाद अमेरिका की आर्मी एक्टिव मोड में आ गई और अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी जंग शुरू कर दी जो कई वर्षों तक चली। पहले अफगानिस्तान और फिर इराक में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ और अल कायदा के आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। इस ऑपरेशन में अफगानिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसके करीब 10 साल बाद 2011 में अमेरिका सेना ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। अमेरिका ने 2022 में ही ड्रोन हमले में अल कायदा चीफ और अल जवाहिरी को मार गिराया। यह हमला काबुल में किया गया था। अल जवाहिरी 9/11 हमले का मुख्य आरोपी था और उस समय उस पर 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर का इनाम रखा गया था। 9/11 अटैक के बाद पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो गई, लेकिन यह वही अमेरिका था जिसने सोवियत संघ को हराने के लिए पहले अल कायदा का समर्थन किया था, उसको सपोर्ट किया था, उसको हथियार सप्लाई किए थे। उस समय अमेरिका के समझ में ये नहीं आया कि ये अल कायदा कल अमेरिका के लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।